हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फाइनली हमारी टीम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सभी सब्जेक्ट के विद नोट्स वीडियो लेक्चर लेकर आ गई है। आज की हमारी वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत फर्स्ट सब्जेक्ट पर फर्स्ट वीडियो रहने वाली है, जिसमें मैं आपको फर्स्ट यूनिट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर हो गए उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। साथ साथ सिलेबस को भी देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में हम BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर सेकेंड, जो आपका एक 4th क्रेडिट का कोर्स है, जो आपका GE सब्जेक्ट है, सामान्य ऐच्छिक विषय, जो कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत फर्स्ट है। ये आपका 4th क्रेडिट का कोर्स है। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, और जो इसके फर्स्ट चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को से शॉर्ट्स में देखेंगे, और जो इसका सिलेबस है उसको हम देखेंगे। तो आपका जो ये सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत, ये आपका BA कॉम प्रोग्राम, BCom ऑनर्स और BA प्रोग्राम वालों के पास भी होता है। तो आप सभी स्टूडेंट ये वीडियो देख सकते हैं। ये सभी स्टूडेंट के लिए सेम सिलेबस होता है। तो आप चाहे BCom प्रोग्राम के हो, BCom ऑनर्स के हो, BA प्रोग्राम के हो या BA ऑनर्स के स्टूडेंट हो, आपके पास अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत फर्स्ट सब्जेक्ट है तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, देन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस में हम देख लेते हैं। इसके सिलेबस में आपकी जो टोटल है इसमें 5 यूनिट है, जिसमें आपकी फर्स्ट यूनिट आती है परिचय। इसमें हम समझेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और जो अर्थव्यवस्था के माइक्रो इकोनॉमिक्स मुद्दे हैं उनको हम फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। इसका जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो आता है समष्टि अर्थशास्त्र समस्याएं। सेकंड आपकी जो यूनिट आती है वो आती है राष्ट्रीय आय लेखांकन, जिसमें हम सकल घरेलू उत्पाद और जो राष्ट्रीय आय की अवधारणा है उनको समझेंगे। राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चयों का मापन, नाममात्र और वास्तविक आय, सकल घरेलू उत्पाद, अवधारणाएं की सीमाएं। तो ये सभी टॉपिक्स हम सेकंड यूनिट में समझेंगे, जिसमें आपका सेकंड चैप्टर आता है राष्ट्रीय आय लेखांकन और जो सकल घरेलू उत्पाद है, और जो राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं है, राष्ट्र का मापन, आय और संबंधित समुच्चय। थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे नाममात्र और वास्तविक आय। तो ये आपकी सेकंड यूनिट हो गई। अब हम थर्ड यूनिट देख लेते हैं। इसमें हम वास्तविक एवं संभावित सकल घरेलू उत्पाद, समग्र व्यय, उपभोग फलन, निवेश फलन, संतुलन सकल घरेलू उत्पाद, MPS, APS, MPS, APC, स्वायत्त व्यय की अवधारणाएं और जो गुणक की अवधारणाएं हैं, ये सभी हम थर्ड यूनिट में देखेंगे। जिसका आपका फोर्थ चैप्टर आता है सकल घरेलू उत्पाद का निर्धारण, वास्तविक और संभावित सकल घरेलू उत्पाद, समग्र व्यय, उपभोग फलन, निवेश फलन और जो संतुलन सकल घरेलू उत्पाद है, वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं। फिफ्थ चैप्टर आपका जो आता है वो आता है MPS, APS, MPC, APC की अवधारणा, स्वायत्त व्यय, गुणक की अवधारणा, ये सभी आपके फिफ्थ चैप्टर के अंतर्गत आती है। देन हम आपकी फोर्थ यूनिट देखेंगे, जिसमें सरकार के साथ जो खुली अर्थव्यवस्था है उसमें जो राष्ट्रीय आय का निर्धारण है वो सभी हम फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम आय निर्धारण, राजकोषीय नीति, सरकारी व्यय एवं करों में परिवर्तन का प्रभाव, शुद्ध निर्यात फलन, शुद्ध निर्यात एवं संतुलन, राष्ट्रीय आय, ये सभी पढ़ेंगे। जिसमें आपका चैप्टर नंबर 6 आता है सरकार के साथ खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का निर्धारण, और जो चैप्टर नंबर 7 आता है वो आता है राजकोषीय नीति का। देन हम आपकी लास्ट इकाई फिफ्थ इकाई पढ़ेंगे, जो कि आपकी है अर्थव्यवस्था में धन। इसमें हम अर्थव्यवस्था में मुद्रा की अवधारणा, मौद्रिक समुच्चय, मुद्रा की मांग, मुद्रा का मात्रा सिद्धांत, तरलता वरीयता और ब्याज दर, मुद्रा आपूर्ति, ऋण सृजन और मौद्रिक नीति जैसे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को हम फिफ्थ यूनिट में कवर करेंगे। जिसका आपका चैप्टर नंबर 8 आता है आधुनिक अर्थव्यवस्था में धन, और चैप्टर नंबर 9 आता है तरलता वरीयता और ऋण सृजन। तो ये आपका सिलेबस था माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत फर्स्ट सब्जेक्ट का। देन हम आपकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो आपका फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है व्यापक आर्थिक मुद्दे। तो इसमें जो आपके समष्टि अर्थशास्त्र के जो भी मुद्दे हैं, व्यापक आर्थिक मुद्दे हैं, उन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखते हैं यह अध्याय अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्रस्तुत करता है, जिसे व्यापक अर्थशास्त्र कहा जाता है। जो आपका ये अध्याय है इसमें हम अर्थशास्त्र का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे आपको व्यापक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। व्यापक अर्थशास्त्र समग्र स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, जिसमें राष्ट्रीय आय, उत्पादन, बेरोजगारी, महंगाई, बचत, निवेश, सरकारी नीतियाँ, मुद्रा आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल होते हैं। जो आपका व्यापक अर्थशास्त्र है इसके अंदर हम राष्ट्रीय आय, उत्पादन, बेरोजगारी, महंगाई, बचत, निवेश, सरकारी नीतियाँ,
मुद्रा आपूर्ति जैसे जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इन सभी के बारे में हम व्यापक अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। इस अध्याय में यह बताया गया है कि एक देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है और विभिन्न आर्थिक नीतियों का देश के समग्र विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो आपका ये व्यापक आर्थिक मुद्दे का चैप्टर है, इसमें यह बताया गया है कि जो देशों की अर्थव्यवस्था है वे कैसे काम करती है और जो आपकी विभिन्न आर्थिक नीतियाँ होती है उनका देशों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह नीति निर्धारकों को यह समझने में मदद करता है कि जो आपकी आर्थिक समस्या है उनको कैसे हल किया जाए और जो अर्थव्यवस्था है उसको संतुलित कैसे रखा जाए। तो ये हमने एक छोटा सा परिचय देख लिया। अब हम इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं, जो कि आपका आता है समष्टिक आर्थिक मुद्दे और व्यापार चक्र। तो इसमें हम देख लेते हैं आपका सबसे पहले समष्टिक आर्थिक मुद्दे, माइक्रो इकोनॉमिक्स इशू। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन करती है। इसमें समग्र स्तर पर आय, उत्पादन, रोजगार, महंगाई, बचत, निवेश, सरकारी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जो आपका समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत स्तर पर आय, उत्पादन, रोजगार, महंगाई, बचत, निवेश, सरकारी नीतियाँ और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे जो भी मुद्दे हैं उन सभी को हम समष्टिक आर्थिक मुद्दे के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मुख्य समष्टि आर्थिक मुद्दे, जिसमें आपका सबसे पहला आता है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। यह देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। जो आपका नेशनल इनकम होती है ये वो होती है कि जो आपका कोई देश है उसमें जो भी एक निश्चित अवधि है उसमें जो कितनी उत्पादित वस्तुएं हुई है और कितनी सेवाएं होती है उन सभी का कुल मूल्य ही आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। दूसरा आपका आता है बेरोजगारी। जब कार्य करने के इच्छुक और सक्षम व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता तो इसे बेरोजगारी कहते हैं। तो आप बेरोजगारी को ये नहीं कह सकते कि कोई भी हर किसी को बेरोजगार नहीं कह सकते। बेरोजगारी उसको कहते हैं जब कोई इच्छुक व्यक्ति है, मतलब वो जॉब करना चाहता है, वो रोजगार करना चाहता है और वो उस चीज़ के लिए सक्षम भी है बट उसको रोजगार नहीं मिलता है, तो इसे ही हम बेरोजगारी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति जॉब करने के लिए इच्छुक नहीं है और सक्षम नहीं है और उसके पास रोजगार नहीं है तो हम उसको बेरोजगारी नहीं कहेंगे। बेरोजगारी केवल उसको ही कहा जाता है जो आपका इच्छुक और सक्षम व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, उसे ही हम बेरोजगारी कहते हैं। थर्ड आपका आता है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि होती है तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। जब आपके किसी भी देश की जो वस्तुएं होती है और सेवा होती है अगर उनकी कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है और लगातार वो वृद्धि बढ़ती जा रही है तो उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। फोर्थ आपका आता है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ। यह किसी देश के उत्पादन और आय में समय के साथ होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। जो किसी भी देश में कितना उत्पादन बढ़ा है और उसके आय में कितनी वृद्धि हुई है उसी को ही हम आर्थिक विकास कहते हैं। तो ये आपके फोर्थ हो गए। अब हम देख लेते हैं फिफ्थ, बचत और निवेश, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए लोगों की बचत और निवेश का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो लोगों की बचत होती है और जो उनका इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है, वो सभी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिक्स्थ आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो विकसित देश होते हैं और विकासशील देश होते हैं उनके बीच जो भी वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान होता है उसको ही हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब हम देख लेते हैं व्यापार चक्र क्या होता है। अब हम व्यापार चक्र के बारे में पढ़ लेते हैं। व्यापार चक्र से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ाव से है जो समय समय पर दोहराए जाते हैं। व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था के विकास और मंदी के चरणों को दर्शाता है। जो आपका बिजनेस साइकिल होता है, व्यापार चक्र होता है, ये जो अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के चढ़ाव होते हैं, मतलब कि कभी मुद्रास्फीति ज़्यादा हो गई, कभी मुद्रास्फीति कम हो गई, तो इन सभी के जो चक्र होता है, जो भी घटनाएं होती है, इन सभी को समझने के लिए हमें बिजनेस साइकिल को समझना पड़ता है। जो अर्थव्यवस्था के विकास और मंदी के चरण होते हैं ये व्यापार चक्र उन सभी को बताता है। तो इसमें हम देख लेते हैं आपके जो व्यापार चक्र है उसके क्या कारण है। जिसमें आपका सबसे पहला था स्फीति। इस चरण में उत्पादन, रोजगार और आय में वृद्धि होती है, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है। जो आपका स्फीति है इसमें जो उत्पादन, रोजगार और आय है इन सभी में वृद्धि होती है और जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही तेजी से बढ़ती है। सेकंड आपका आता है चोटी। यह वह अवस्था होती है जब अर्थव्यवस्था अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाती है, उत्पादन और आय अपने चरम पर होते हैं। चोटी में क्या होता है, जो अर्थव्यवस्था होती है वो अपनी सबसे जो ऊंची सीमा होती है उस तक पहुंच जाती है और जो उत्पादन और आय होते हैं वे चरम सीमा पर ही होते हैं। थर्ड आपका आता है मंदी। इस चरण में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आती है, उत्पादन, आय और रोजगार कम होने लगते हैं। मंदी में जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपका
मुद्रास्फीति है वो बहुत ही कम हो जाती है और जो उत्पादन आय और रोजगार है वे कम होने लगती है। फोर्थ आपका आता है गर्त। यह मंदी का सबसे निचला स्तर होता है जहाँ अर्थव्यवस्था में न्यूनतम उत्पादन और रोजगार होता है। गर्त में क्या होता है, जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें बिल्कुल ही बहुत ही कम मात्रा में रोजगार और उत्पादन होता है। फिफ्थ आपका आता है पुनरुद्धार रिकवरी। इस चरण में अर्थव्यवस्था दोबारा विकास की ओर बढ़ने लगती है, उत्पादन और रोजगार में सुधार आता है। पुनरुद्धार में जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो दोबारा से अपनी ऊंचाई को छूने लगती है और उसमें उत्पादन और रोजगार में सुधार आने लगता है। तो अब हम देख लेते हैं समष्टि आर्थिक नीतियाँ। समष्टि आर्थिक नीतियाँ वे नीतियाँ होती है जिन्हें सरकार या केंद्रीय बैंक संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास और स्थिरता के लिए लागू करता है। जो आपकी समष्टि आर्थिक नीतियाँ होती है ये सरकार द्वारा या केंद्रीय बैंक द्वारा लागू होती है, जो कि आपके संतुलित विकास और स्थिरता के लिए लागू की जाती है। इन नीतियों का उद्देश्य आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता और बाह्य संतुलन बनाए रखना होता है। जो आपकी ये नीतियाँ होती है इनका उद्देश्य आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता और बाह्य संतुलन को बनाए रखना होता है। अब हम देख लेते हैं मुख्य समष्टि आर्थिक नीतियाँ, जिनमें आपकी सबसे पहले आती है राजकोषीय नीति, फाइनेंशियल पॉलिसी। यह नीति सरकार द्वारा राजस्व और व्यय के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। जो आपकी ये नीति है ये सरकार द्वारा राजस्व और व्यय को अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। और जो आपकी राजकोषीय नीति है इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, रोजगारी को कम करना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और जो आर्थिक विकास है उन सभी को बढ़ावा देना राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। सरकार द्वारा टैक्स और सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित कर व्यवस्था को संतुलित रखा जाता है। जो जनता से टैक्स लिया जाता है सरकार द्वारा और जो सार्वजनिक व्यय लिया जाता है उससे ही अर्थव्यवस्था को संतुलित रखा जाता है। इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं मंदी के समय सरकार अपने खर्च को बढ़ाकर मांग और रोजगार को बढ़ावा देती है। दूसरा आप देख सकते हैं मुद्रास्फीति के समय कर बढ़ाकर और व्यय कम करके मांग को नियंत्रित कर दिया जाता है। सेकंड आपका आता है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। यह नीति केंद्रीय बैंक जैसे भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। जो आपकी मौद्रिक नीति है ये रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है। जो आपके केंद्रीय बैंक होते हैं जैसे कि हमारे भारत में रिजर्व बैंक है उनके द्वारा बनाई जाती है ताकि मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित रखा जाए। इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, रोजगार में वृद्धि और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। जो आपकी मुद्रा नीति होती है इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, रोजगार में वृद्धि और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना ही मुद्रा नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके उपकरण में हम देख सकते हैं जो कि आपका सबसे पहला आता है रेपो रेट, रेपो दर, जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। एक आपकी रेपो दर होती है, इस दर पर आपका जो केंद्रीय बैंक होता है वो वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। दूसरा आपका आता है रिवर्स रेपो दर, इस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों से धन प्राप्त करता है। रिवर्स रेपो दर पर जो केंद्रीय बैंक होता है वो वाणिज्य बैंकों से धन प्राप्त करता है। थर्ड आपका आता है नकद आरक्षित अनुपात। वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। नकद आरक्षित अनुपात में क्या होता है, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको अपनी जो जमा राशि होती है उनका एक निश्चित हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। थर्ड आपकी जो नीति आती है वो आती है वाणिज्यिक नीति या व्यापार नीति। यह नीति सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। जो आपकी वाणिज्य नीति है जो ये सरकार द्वारा बनाई जाती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित रखने के लिए वाणिज्य नीति या व्यापार नीति बनाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य आयात और निर्यात को संतुलित करना, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना और घरेलू उद्योगों की रक्षा करना। जो आपका वाणिज्य नीति और व्यापार नीति है इसका मुख्य उद्देश्य इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होता है और उनको एक बैलेंस तरीके से रखना होता है। और जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है उसको बढ़ाना और जो सकल घरेलू उद्योग है उसकी रक्षा करना ही वाणिज्य नीति या व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आपके जो वाणिज्य नीति और व्यापार नीति है उनके उदाहरण में सबसे पहले आप देख लेते हैं आयात शुल्क बढ़ाकर घरेलू उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से जो विदेशी मुद्रा है उसको अर्जित करना, इसके कुछ उदाहरण है। अब हम आपकी जो फोर्थ नीति है वो देख लेते हैं जो कि आपकी आती है आय और रोजगार नीति। इस नीति का उद्देश्य देश में पूर्ण रोजगार और उचित आय वितरण सुनिश्चित करना है। जो आपका आय और रोजगार नीति है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पूर्ण रोजगार और उचित आय वितरण सुनिश्चित करना आय और रोजगार नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए नई योजना और कार्यक्रम लागू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मनरेगा है। मनरेगा एक इस प्रकार की कार्यक्रम है, इसमें जो बेरोजगार आदमी होते हैं उनको बहुत अधिक मात्रा तक रोजगार प्रदान कर दिया जाता है। फिफ्थ आपकी जो नीति आती है वो आती है मूल्य नीति, प्राइस पॉलिसी।
इस नीति का उद्देश्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और आवश्यक वस्तुओं के उचित मूल्य बनाए रखना है। जो मूल्य नीति है इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और जो आवश्यक वस्तुएं होते हैं उनके उचित मूल्य बनाए रखना ही मूल्य नीति होती है। सेकंड आपका आता है सरकार मूल्य स्थिरता के लिए आवश्यक वस्तुओं पर मूल्य नियंत्रण या सब्सिडी प्रदान करती है। अब हम देख लेते हैं आर्थिक सिद्धांत की भूमिका और विवाद। तो जिसमें आपके सबसे पहला देखते हैं हम आर्थिक सिद्धांत की भूमिका। आर्थिक सिद्धांत वे मूलभूत सिद्धांत या नियम होते हैं जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को समझाने और समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करता है। आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न पहलू होते हैं उनको समझाने और समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। आर्थिक सिद्धांत अर्थशास्त्रियों, नीति निर्माताओं, सरकारों और व्यवसायों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। जो आपका आर्थिक सिद्धांत है ये अर्थशास्त्रियों, नीति निर्माताओं, सरकार और व्यवसाय है उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इन सिद्धांत के माध्यम से आर्थिक गतिविधियां, बाजार तंत्र, मांग और आपूर्ति, मूल्य निर्धारण, उत्पादन, उपभोग और वितरण जैसी आर्थिक समस्याओं को समझा जाता है। जो आपका आर्थिक सिद्धांत है इसके अंतर्गत हम आर्थिक गतिविधियां, बाजार तंत्र, मांग और आपूर्ति, मूल्य निर्धारण, उत्पादन, उपभोग और वितरण जैसी आर्थिक प्रक्रियाएं हैं उन सभी को हम आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत समझते हैं। आर्थिक सिद्धांतों की मुख्य भूमिकाएं क्या है उनको हम देख लेते हैं। जिसमें आपका सबसे पहला आता है आर्थिक गतिविधियों को समझना। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि लोग, फर्म और सरकारें अधिक निर्णय कैसे लेती है। जो आपका ये सिद्धांत है इसमें हम यह समझते हैं कि जो लोग होते हैं वे फर्म और सरकारें अधिक निर्णय कैसे लेती है। सेकंड आपका आता है नीति निर्माण। सरकारी आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर जो नीतियां बनाई जाती है जैसे कि आपकी राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार नीति, ये सभी हमने इसके अंतर्गत पढ़ लिया है। थर्ड आपका आता है समस्याओं का समाधान। आर्थिक सिद्धांत महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, असमानता जैसी समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करता है। फोर्थ आपका आर्थिक विकास। जो आर्थिक सिद्धांत है इसके माध्यम से हम देश के आर्थिक विकास और संसाधनों का उचित उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। फिफ्थ आपका आता है अनुमान और पूर्वानुमान। आर्थिक सिद्धांत भविष्य के आर्थिक सिद्धांतों के अनुमान लगाने में सहायक होते हैं जिससे जो आपके नीतिगत निर्णय होते हैं वे लिए जा सकते हैं। अब हम एक टॉपिक देख लेते हैं आर्थिक सिद्धांतों में विवाद क्या है। आर्थिक सिद्धांत में अक्सर विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विचारों और दृष्टिकोणों में भिन्नता पाई जाती है जिससे कई विवाद उत्पन्न होते हैं। तो हम उन विवाद के कारण देख लेते हैं जिनमें आपका सबसे पहला आता है मानवीय व्यवहार की भिन्नता। आर्थिक सिद्धांत सामान्य अर्थ होते हैं लेकिन जो वास्तविक जीवन है उनमें मानव व्यवहार में भिन्नता होती है। जो ये सिद्धांत है इनकी प्रासंगिकता पर प्रश्न उठते हैं। सेकंड आपका आता है आर्थिक प्रणालियों में अंतर। जो विभिन्न देशों की आर्थिक प्रणाली होती है वे अलग होती है। जैसे किसी की पूंजीवाद होती है, किसी की समाजवादी होती है या किसी की मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। और जो ये देश सिद्धांत है ये सभी देशों में लागू होता है, वहीं जो दूसरे देश है उनमें प्रभावी नहीं हो सकता। थर्ड आपका देखते हैं विचारधारा का अंतर। जो विभिन्न अर्थशास्त्री है उन्होंने अपने अलग अलग विचारधाराएं दी है जिनमें आप सबसे पहला देखते हैं मुक्त बाजार समर्थक। यह मानते हैं कि जो बाजार है वे स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए, उनको स्वतंत्र रूप से काम कर देना चाहिए। और दूसरा आपका आता है सरकारी हस्तक्षेप समर्थक। ये कहते हैं कि जो बाजार है उनमें सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है ताकि असमानता और शोषण को रोका जा सके। फोर्थ आपका आता है परिस्थितियों में बदलाव। समय के साथ जो आर्थिक परिस्थितियां वे बदलती रहती है जिससे कि जो पुराने सिद्धांत है वे प्रासंगिक नहीं रह जाते और जो नए सिद्धांत है उनकी आवश्यकता होती है। फिफ्थ आपका आता है आंकड़ों की सीमितता। जो आर्थिक सिद्धांत है अक्सर संख्या आंकड़ों पर आधारित होती है लेकिन जो ये आंकड़े हैं ये सीमितता और त्रुटियों के कारण सिद्धांतों में विवाद उत्पन्न करते हैं। अब हम देख लेते हैं इनके उद्देश्य, साधन और सरकार की भूमिका क्या है। तो सबसे पहले हम इनके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उद्देश्य देख लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है समग्र आर्थिक प्रदर्शन को सुधारना और जो अर्थव्यवस्था है उसको स्थिर एवं संतुलित बनाया रखना होता है। इसके जो मुख्य उद्देश्य है उनमें हम देखते हैं सबसे पहला आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके उत्पादन को बढ़ाकर देश की समृद्धि को बढ़ाना। दूसरा आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। इसमें बेरोजगारी को कम करना और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। थर्ड आपका आता है मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी, जिसमें मुद्रास्फीति और अपस्फीति को नियंत्रित करके जो कीमतें हैं उनको स्थिरता को बनाए रखना। फोर्थ आपका आता है आर्थिक असमानता, जिसमें आय और धन के समान वितरण को सुनिश्चित करना ताकि जो आपकी आर्थिक असमानता है उसको कम किया जा सके। फिफ्थ आपका आता है बाहरी संतुलन, जिसमें आयात और निर्यात के बीच संतुलन बनाए रखा जाता है ताकि जो आपका भुगतान संतुलन है उसमें घाटा न हो सके। अब हम इनके कुछ साधन देख लेते हैं। जो सरकार है इन्होंने उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न आर्थिक संसाधनों का उपयोग करती है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है राजकोषीय नीति, जिसके बारे में हमने पढ़ ही लिया है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, यह नीति है राजकोषीय नीति है, ये सरकार के कराधान और सार्वजनिक व्यय से संबंधित होती है।
जो कि करों को बढ़ाकर या घटाकर या सरकारी खर्च को नियंत्रित करके मांग और आपूर्ति को संतुलित करती है। इसके उदाहरण में हमने देख लिया, जो मंदी होती है उसके समय जो सरकार अपने खर्च है उनको बढ़ाकर मांग को बढ़ावा देती है। दूसरी आपकी आती है मौद्रिक नीति। इस मौद्रिक नीति में केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई जाती है। इसमें ब्याज दरों, नकद आरक्षित अनुपात और खुली बाजार नीति के माध्यम से जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित किया जाता है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके जो ब्याज दर है उसमें वृद्धि। थर्ड हम देख लेते हैं विनियामक नीति, जिसमें विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों के कामकाज को नियंत्रित किया जाता है और जो इसका उद्देश्य होता है वो बाजार में अनुशासन बनाए रखना और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य होता है। अब हम देख लेते हैं रूल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की क्या भूमिका है। जो सरकार अर्थव्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलाने और जो जनता के हित है उनकी रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। सरकार राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करती है। सेकंड आपका मुद्रास्फीति या मंदी के दौरान जो आवश्यक कदम होते हैं उन सभी को उठाकर सरकार अर्थव्यवस्था को संतुलित करती है। सेकंड आपका आता है रोजगार को बढ़ावा देना। जो सरकार होती है वे नई नौकरियों के अवसर सर्जित करती है, जिससे कि आपकी जो विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम होते हैं वे लागू होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मनरेगा योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, ये सभी इसके उदाहरण है। थर्ड हम देख लेते हैं सार्वजनिक कल्याण सुनिश्चित करना, जिसमें सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पेयजल और जो अन्य बुनियादी सुविधाएं होती है वे सभी प्रदान करती है। और गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय के लिए जो विभिन्न योजनाएं होती है और कार्यक्रम होते हैं उन सभी को सरकार चलाती है। फोर्थ आपका आता है बाजार को विनियमित करना। सरकार प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा है उन सभी के लिए विभिन्न नीतियां लागू करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। फिफ्थ आपका आता है समानता और न्याय सुनिश्चित करना। इसमें जो सरकार होती है वो कर प्रणाली, सब्सिडी, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो आय और संपत्ति है उसका जो असमान वितरण है उसको कम करने का प्रयास करती है। तो ये हमने कुछ टॉपिक देख लिया। अब हम इस चैप्टर का सारांश देख लेते हैं, जो कि हमारी आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। सारांश में हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो समग्र प्रदर्शन को सुधारना और स्थिरता बनाए रखना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके मुख्य उद्देश्य में आर्थिक वृद्धि, पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, आय और संपत्ति का समान वितरण और भारी संतुलन को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो सरकार है उसकी भूमिका अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखना, रोजगार को बढ़ावा देना और सार्वजनिक कल्याण सुनिश्चित करना, बाजार को विनियमित करना और सामाजिक समानता स्थापित करना, ये सरकार की भूमिका है। इन सब के माध्यम से जो सरकार है वो देश का आर्थिक विकास और नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करती है। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूं, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में जरूर बताइएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपकी विभिन्न समष्टि आर्थिक नीतियां हैं उनको आप सभी शॉर्ट्स में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट शॉर्ट्स में कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने कुछ समष्टि आर्थिक समस्याएं पढ़ी, जो इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आपके सेकंड यूनिट के सेकंड चैप्टर की रहने वाली है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।